नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। आज मैं पाकिस्तान की सबसे खतरनाक चाल को एक्सपोज करूंगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी फौज ने पवित्र गोल्डन टेम्पल पर हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्वर्ण मंदिर को टारगेट करके मिसाइल्स दागी थी, ड्रोन अटैक किए थे और इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक इरादा था, षड्यंत्र था। गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचे और इसके बाद पाकिस्तान यह इल्जाम लगाए कि भारतीय फौज की मिसाइल्स स्वर्ण मंदिर पर गिरी। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को अटैक किया। पाकिस्तान की नापाक साजिश पूरी शिद्दत के साथ की गई। गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल से अटैक किया गया। उसी रात पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि भारतीय सेना की 5 मिसाइल्स अमृतसर में गिरी हैं। इसके बाद पाकिस्तान की फौज ने उसी वक्त यह झूठा दावा भी किया था कि इंडियन आर्मी ने ननकाना साहब गुरुद्वारे पर मिसाइल से हमला किया है। लेकिन भारतीय फौज मुस्तैद थी, भारत का मीडिया अलर्ट था। पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि न तो हमारी फोर्सेज ने श्री ननकाना साहब पर हमला किया और ना ही पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को पवित्र स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमृतसर की तरफ दागी गई हर मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराया, दरबार साहब की रक्षा की। आज इस बात के सबूत सामने आए कि यह साजिश बहुत बड़ी थी, बहुत खतरनाक थी। सिख भाइयों को भड़काने की कोशिश थी। और यह समझना जरूरी है कि हमारी फौज के पराक्रम के सामने पस्त हो चुकी पाकिस्तानी आर्मी किस हद तक गिर गई और पाकिस्तान की फौज की इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ। 6 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर उड़ा दिए। इससे बौखलाई पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की फौज ने पवित्र गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। इस साजिश का खुलासा आज हमारी आर्मी ने किया। सेना के पास पक्की इंटेलिजेंस थी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारतीय सेना के टारगेट अटैक के जवाब में पाकिस्तानी फौज हमारे फौजी ठिकानों के साथ साथ गोल्डन टेम्पल पर भी हमला करेगी और फिर यह आरोप लगाएगी कि इंडियन आर्मी की मिसाइल्स ही गोल्डन टेम्पल पर गिरी हैं, जिससे सिख भाइयों की भावनाओं को भड़काया जा सके। सेना ने आज बताया कि हमारी खुफिया जानकारी सच साबित हुई। पाकिस्तान ने 8 मई को आधी रात के बाद स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर बड़ी संख्या में मिसाइल फायर की। विस्फोटकों से लैस अटैक ड्रोन्स भेजे, लेकिन हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैयार था। पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स की हवा में धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन, जितने भी मिसाइल स्वर्ण मंदिर की तरफ टारगेट करके दागे, उन सबको हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। आर्मी एयर डिफेंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेरिवान डी कुन्हा ने बताया, स्वर्ण मंदिर की हिफाजत करने में हेड ग्रंथी ने सेना की पूरी मदद की। आर्मी को गोल्डन टेम्पल के कैंपस के भीतर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैनात करने की परमिशन दी और बरसों बाद स्वर्ण मंदिर की लाइट्स स्विच ऑफ की गई ताकि आसमान से आ रहे खतरों को साफ देखा जा सके। It was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time so that we could see the drone coming. I think that's what, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect a national monument of international fame, which is visited by so many hundreds and thousands of people every day. And hence these guns were deployed and the Golden Temple lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in. And that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. आप सोचिए साजिश कितनी बड़ी थी। आर्मी की 15th इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग
मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने भी इस बात को आज कंफर्म किया कि पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पता आर्म फोर्सेस को पहले से ही चल गया था, इसलिए स्वर्ण मंदिर को पूरा एयर कवर दिया गया था। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम स्वर्ण मंदिर के आसपास पहले से मुस्तैद था। हेड ग्रंथी की परमिशन के बाद परिसर के भीतर एयर डिफेंस गन्स लगाई गई थी। सारे बंदोबस्त पहले से हो चुके थे, इसीलिए पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो पाई। पाकिस्तान की कोई मिसाइल, कोई ड्रोन गोल्डन टेंपल की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेंपल पे एक आंच भी नहीं आने दी। मेजर जनरल ने साफ साफ शब्दों में सारी दास्तान बता दी। नोट करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी साजिश नाकाम हो गई, पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा दिए गए, तो रात में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान की घटिया हरकत को छुपाने के लिए यह इल्जाम लगाया कि अमृतसर में जो मिसाइल्स गिरी वो पाकिस्तान की नहीं थी, भारत की ही मिसाइल्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 6 मिसाइल दागी, उनमें से 5 अमृतसर में अपने आप गिर गईं। मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। इंडिया अपनी मजमूम साजिशों के जरिए इंडियन पंजाब में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी तमाम हमदर्दी सिखों के साथ है, उन अक़लियतों के साथ है जो कि इस वक्त उसकी अंदरूनी साजिशों और मुजालिम का शिकार भी हो रहे हैं। जनाब के चेहरे पर लिखा है कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बिल्कुल शरीफ नहीं है। उनका यह बयान पाकिस्तानी फौज की मक्कारी और फरेब का सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान की साजिश को हमारी फौज ने नाकाम किया तो पाकिस्तान ने रंग बदला और हमारी फोर्सेस पर ही इल्जाम मढ़ने की कोशिश की। हकीकत यह कि पाकिस्तान ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पहले पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर हत्या की गई। ये कम्युनल डिवाइड करने की पहली कोशिश थी और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। तो जवाब में 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को का वीजा बंद किया, लेकिन उस वक्त भी शहबाज शरीफ की सरकार ने सिखों के लिए वीजा फैसिलिटी जारी रखने का ऐलान किया था। और इसके बाद पाकिस्तान के तमाम नेता यह दावा करते रहे, अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हिंदुस्तानी सिख भारत का साथ नहीं देंगे। जब पाकिस्तान के सारे दाव नाकाम हो गए, फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पवित्र ननकाना साहब पर मिसाइल अटैक की झूठी खबर पाकिस्तान के मंत्रियों और वहां की फौज ने फैलाई। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पवित्र स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने की साजिश पाकिस्तान ने रची। हालांकि हमारी फोर्सेज ने पाकिस्तान की इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर को मोदी सरकार ने पूरी तरह से एक्सपोज किया।
लेकिन अब हमारी फौज के अफसर पंजाब के सर्दी इलाकों में जाकर गांव वालों से मिल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान की इस खतरनाक साजिश के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। नापाक इरादे हैं ना, वो किसी का साथ नहीं देता, ये याद रख लेना आप। गलती से भी कभी ये मत समझ लेना कि दुश्मन के इस नापाक इरादों का हम भागीदारी कर सकते हैं। बस और कोई है नहीं, वो ऐसी कायराना हरकत करता है। वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकता। वो धार्मिक स्थलों को, सिविलियन इलाकों को या ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य ठिकानों में अपना गोला बारूद डाले। जब उसको और कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तो वहाँ पर आतंकवादी पाल के बैठा है, जिसको हमने बिल्कुल सटीक तरीके से बिना और किसी को नुकसान पहुँचाए हमने निशाने पर लिया, लेकिन उसके पास कोई निशाना है नहीं, तो क्या करेगा वो? उसने सोचा कि वो यहाँ पर आपसी फूट डालेगा और सामाजिक तनाव पैदा करेगा। वो ये नहीं जानता कि हम लोग एक मुट्ठी की तरह हैं, हमें कोई नहीं खदेड़ सकता। और हमारे जैसी अगर यहाँ के देशवासी अगर जोश और जज्बा रहा तो कोई दुश्मन यहाँ आंख उठाकर नहीं दे सकता। अगली बार हम लाहौर की तरफ कूच करेंगे। मेजर जनरल शेषाद्री ने कहा, पाकिस्तानी फौज में इतना दम नहीं है कि वो इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सके, इसीलिए पाकिस्तान ने लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश रची, स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम हो गया, फेल हो गया। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज़ टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना का सामना नहीं खड़ी होकर कर सकती, इसीलिए अपने ही क्षेत्र से वो ड्रोन और मिसाइल अटैक का सहारा लेती है। एक और हैरान करने वाली खबर आपको बता देता हूं। सिखों को भड़काने की साजिश में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से हाथ मिलाया था। पन्नू ने स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने और ननकाना साहब पर मिसाइल अटैक के पाकिस्तानी झूठ को जमकर प्रोपेगेट किया। जो दावे पाकिस्तानी फौज ने किए, वही दावे पतवंत सिंह पन्नू ने दोहराए। पन्नू ने कुल मिलाकर 4 वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज के हमले में मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों को 35-35 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया और इसके बाद कहा कि अब पंजाब के सिख पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भारत से लड़ेंगे, भारत की फौज से लड़ेंगे और पंजाब को भारत से अलग करवाकर अलग देश बनाएंगे। पन्नू ने भी सिखों को भड़काने के लिए बार बार इसी झूठ का सहारा लिया कि भारत की फौज ने ननकाना साहब पर मिसाइल से हमला किया, स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए अब सिखों को भारत की फौज के खिलाफ लड़ना चाहिए। हालांकि पन्नू की यह कोशिश भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाई। न पाकिस्तान के सिखों ने इस पर भरोसा किया, न भारत में किसी सिख भाई बहन ने उसके दावों को तवज्जो दी। आज रिटायर्ड एयर कमांडोर एएस बहल ने बड़ी बात कही। कमांडोर बहल ने कहा कि पहलगाम का हमला हो या फिर गोल्डन टेंपल को टारगेट करने की कोशिश, यह सब भारत के सोशल फैब्रिक को, देश के भाईचारे को, सौहार्द को तोड़ने की साजिश थी। कमांडोर बहल ने कहा, पाकिस्तान की सारी हरकतों को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर ने हिंदू और मुसलमानों का फर्क बताया था। इसके बाद पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की गई थी और इसके बाद स्वर्ण मंदिर पर हमले की साजिश हुई। यह सब पाकिस्तान की चाल थी जो हमारी फौज ने नाकाम कर दी। एयर कमांडोर बहल ने कहा, पाकिस्तान शायद भूल गया कि 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने भारत पर हमला करने वाले लश्करों को खैबर दर्रे तक खदेड़ा था। उसी तरह इंडियन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। सबसे पहले यह कहूंगा कि इनके आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने जब हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करी और उसके बाद पहलगांव अटैक किया, तो क्या करना चाहते थे? हमारे सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना चाहते थे ताकि पूरे देश के अंदर इतनी घृणा हो और लोग मुस्लिम्स को टारगेट करें। पर क्या ऐसा हुआ?
क्योंकि हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं कहूंगा मैं खाली, हमारे कंट्री के अंदर सारे कम्युनिटीज बहुत खुशी और सुख से रहते हैं और एकदम इंटीग्रेटेड है। अब उसको लगा कि अब मेरा तो एक बार फेल हो गया, तो दूसरी कौन सी कम्युनिटी है जिसको वॉर कम्युनिटी कहते हैं, जो जिनको कहते हैं कि इससे अच्छे फाइटर्स बहुत कम है दुनिया के अंदर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अमृतसर को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि हिंदुस्तानियों ने टारगेट किया है और हमारे बीच में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे इन्होंने पहले भी किसी समय में करने की कोशिश की थी। क्या हुआ? हमारी आर्मी एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग है, हमारी एयरफोर्स की एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग है कि हमने वहां पे L-70 गन्स और साथ ही में काउंटर यूएवी सिस्टम्स और आकाश सिस्टम को डिप्लॉय करके साथ में आकाश तीर को इंटीग्रेट करके हमने एक ऐसी वॉल खड़ी की कि उनकी कोई भी मिसाइल हमारे गोल्डन टेंपल पे हिट नहीं हुई। गोल्डन टेंपल का महत्व क्या है? ये हमारे चौथे गुरु रामदास जी ने शुरू किया था और पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इसको समाप्त किया था, इसको पूरा तैयार किया था। इसमें हमारे लिविंग गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी रहते हैं। सिखों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, क्या ना केवल सिखों के लिए जी बिल्कुल, मैं यहां कहूंगा पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी वहां जाकर सेवा करते हुए देखा है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी बहुत अहम पोजीशन है। जो वो चाहते थे वो तो काम नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद नाम कमाऊं। और यह चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको महाराजा रंजीत सिंह बैटल ऑफ अमृतसर से खदेड़ते हुए लाहौर ले गए जमन शाह को, वहां से खदेड़ते हुए ले गए आपको खैबर पास तक। पूरे हिंदुस्तान में यहां पे राज हुआ था, जबकि ब्रिटिशर्स ने कई जगह ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन तब भी इंडिया वॉज अलाइव, क्योंकि हमारे सिखों ने जमन शाह को यह करके दिखा दिया था कि अगर आप कभी भी अमृतसर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक नहीं तोड़ सकते। हमारी यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, हमारे देश में सिखों को एक बहुत ऊपर देखा जाता है। जिस दिन पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत ने अपनी 5 मिसाइल पंजाब में गिराई, उसी रात मुझे पाकिस्तान की साजिश का शक हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि भारत सिखों को मारना चाहता है, गोल्डन टेंपल को तबाह करना चाहता है, ननकाना साहब पर हमला करना चाहता है। लेकिन उस दिन मुझे हैरानी भी हुई थी, किसी फौज का स्पोक्स पर्सन इतनी घटिया और इतनी बेवकूफ़ी की बात कैसे कर सकता है। आज हमारे मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने जो बताया, उससे सारी कहानी साफ हो गई। ये जनरल मुनीर की सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स गोल्डन टेंपल पर मिसाइल चलाना चाहती थी, दरबार साहब को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और इसका ब्लेम भारत की सेना पर डालने की साजिश थी। हालांकि हमारी सेना ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को फेल कर दिया, लेकिन एक यही इंसिडेंट बता देता है कि पाकिस्तानी फौज को चलाने वाले कितने मूर्ख हैं। न वो भारत को जानते हैं, न भारत के लोगों को जानते हैं। साजिश भी ऐसी करते हैं जिसका कोई बेसिर पैर नहीं होता। अब भारत पाकिस्तान के एयरबेसेस को एक एक करके जब तबाह कर रहा था, पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद कर रहा था, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का पूरा सिस्टम, उसका पूरा फोकस अफवाहें फैलाने में था। उस समय का सोशल मीडिया आप देखेंगे तो गुरु पतवंत सिंह पन्नू और आईएसआई के बाकी एजेंट उल्टी सीधी बातें लिखकर सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दाव कैसे उल्टा पड़ा ये आपने देखा। जिस तरह से पहलगाम में मजहब पूछकर गोली मारी गई थी और तब सोचा था कि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत और बढ़ जाएगी, टकराव होगा, उसी तरह से सिखों को भड़काने की कोशिश की गई। हर बार जनरल मुनीर की फौज गलत साबित हुई। हमारी फौज ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया, पाकिस्तान में मौजूद लश्कर और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन जो बचे कुचे आतंकवादी हैं, अब उनको भी एक एक करके कब्र में पहुंचाया जा रहा है। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद का सिंध में काम तमाम हो गया। अज्ञात हमलावरों ने अबू सैफुल्लाह खालिद को गोली मारकर ढेर कर दिया। और नोट करने वाली बात यह है कि सैफुल्लाह की डेड बॉडी को
पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में लपेटकर कब्रिस्तान ले जाया गया। उसे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। लश्कर के 2 बड़े आतंकवादी भी नमाज जनाजा में शामिल हुए। भारत के पास पूरी खबर है। सैफुल्लाह ने 2006 में भारत में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश की थी। 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले और 2005 में बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस पर आतंकी हमलों की प्लानिंग भी उसी ने की थी। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर ए तैयबा का मॉड्यूल चलाता था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काफी दिनों तक रहा। नेपाली महिला नगमा बानू से शादी की, लेकिन भारतीय एजेंसियों के डर से वो कुछ वक्त पहले भागकर पाकिस्तान आ गया था। सैफुल्लाह हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा का साथी था। वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। सैफुल्लाह को आईएसआई ने छुपकर रहने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से वो पंजाब छोड़कर सिंध के बादिन जिले में जाकर बस गया था और मतली कस्बे में रह रहा था। कल जब वो घर से बाहर निकला तो अज्ञात लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया। इस बीच 22 अप्रैल के पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादी हाशिम मूसा और तलहा अली पाकिस्तानी फौज के कमांडो थे। आफ्ताब इकबाल ने बताया है कि कमांडो हाशिम मूसा को पाकिस्तानी फौज ने ही लश्कर ए तैयबा में काम करने के लिए अपॉइंट किया था, ताकि वो कश्मीर में आतंकवादी हमले कर सके। मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे। लश्कर ए तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में हाफिज सईद की रिहाई का माहौल बनाया जा रहा है। इसके लिए इस्लामाबाद में बाकायदा एक इजलास हुआ। इसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलेमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक, सिपह सहाबा जैसी तमाम मजहबी जमातों के मौलाना इकट्ठा हुए और सब ने शहबाज शरीफ की सरकार से हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने की मांग की। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हाफिज सईद की नजरबंदी का कोई मतलब नहीं है। नजरबंदी के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने उसे सिक्योरिटी कवर दिया हुआ है, उसे सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। यह बात हाफिज सईद भी जानता है। जिस दिन वो मान से बाहर निकला, उसका हश्र भी सैफुल्लाह की तरह होगा। या तो कोई उसे मार देगा या हमारी फोर्सेस के टारगेटेड अटैक में वो मारा जाएगा। इसीलिए हाफिज सईद भी नजरबंदी से बाहर नहीं आना चाहता। जहां तक पाकिस्तानी फौज के दहशतगर्दों के साथ रिश्तों का सवाल है, तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, उन पर रोने के लिए पाकिस्तानी फौज के अफसर पहुंचे थे। ताबूत और पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग लगाया गया था। पाकिस्तानी फौज आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दे रही थी, क्योंकि छुपे हुए टेररिस्ट आर्मी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की नर्सरी है और यह बात कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी और पुख्ता सबूत पूरी दुनिया के सामने आए। इसलिए अब आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट को मारा गया, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन अब बारी है देश में मौजूद गद्दारों की। देश में जो लोग पाकिस्तान के एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे,
पैसा लेकर हमारी आर्मी के मूवमेंट और फौजी ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ऐसे 11 गद्दारों को यूपी, पंजाब और हरियाणा से गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला कि दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन जासूसी नेटवर्क का सबसे बड़ा अड्डा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात अफसर वीजा लेने पहुंचे हिंदुस्तानी लोगों को जासूस के तौर पर रिक्रूट करते थे। किसी को मुफ्त में वीजा देकर, किसी को पैसे का लालच देकर सेना के ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने के काम में लगाते थे। हरियाणा से पकड़े गए पाकिस्तान के जासूस मोहम्मद तारिफ ने बताया कि वो हाई कमीशन के कुछ अफसरों की मदद से 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। मोहम्मद तारिफ हरियाणा में नू जिले के तावड़ू गांव का रहने वाला है। मोहम्मद तारिफ ने पुलिस को बताया कि 2018 में वो पहली बार वीजा इंटरव्यू के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गया था। वहां मौजूद एक अफसर आसिफ ने वीजा के बदले 2 सिम कार्ड लाने को कहा और इसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उससे कहा वो जितने लोगों को वीजा के लिए लाएगा उनसे जो पैसा मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसे भी देंगे। मोहम्मद तारिफ ये काम करने लगा। उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर जाफर ने उससे कहा कि वीजा दिलवाने से उसे कुछ हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाकर देगा तो उसे लाखों रुपए दिए जाएंगे। मोहम्मद तारिफ लाखों रुपए के चक्कर में फंस गया। आर्मी और एयरफोर्स के मूवमेंट और दूसरे ठिकानों की पिक्चर्स पाकिस्तान हाई कमीशन को सप्लाई करने लगा। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला कर दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात अगर मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई उसी नंबर से बात करता था वो। फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। आज पता चला कि मोहम्मद तारिफ कई साल से पाकिस्तानी अफसरों को इंडियन सिम कार्ड दे रहा था, जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दी और जासूसी के लिए किया जा रहा था। वो किसके कांटेक्ट में था, किससे उसकी बात होती थी, सारी बातों की इंक्वायरी हो रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शहजाद नाम का एक शख्स यूपी के रामपुर से पकड़ा गया है। शहजाद पेशे से ड्राइवर है। वो भी 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। वो दावा तो ये करता था कि पाकिस्तान से कपड़े, मसाले और कॉस्मेटिक आइटम्स लाता था और भारत में बेचता है, लेकिन असल में वो आईएसआई अफसरों के कांटेक्ट में था। शहबाज ने आईएसआई के हैंडलर्स के लिए इंडियन सिम कार्ड का इंतजाम किया था। बदले में शहजाद ने भी पैसे लेकर कई लोगों को पाकिस्तानी वीजा दिलवाया। पाकिस्तानी जासूसों पर तीसरा एक्शन पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। सुखबीर और करमवीर नाम के 2 जासूसों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से हथियार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। ये दोनों ड्रग स्मगलर हैं और कुछ महीने पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 1.5 किलो हेरोइन भेजी गई थी, जिसे इन दोनों ने आगे सप्लाई किया था। ड्रग तस्करी के केस में जेल में बंद एक तस्कर के जरिए ये दोनों आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आए।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुखबीर और करणबीर को आईएसआई ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की मूवमेंट की जानकारी जुटाने का काम दिया। इन दोनों ने सेना की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचाई। इनके पास से बरामद 3 मोबाइल फोन से यह कंफर्म हो चुका कि ये सीक्रेट डिटेल्स पाकिस्तान को भेज रहे थे। एक मॉड्यूल बस्ट किया जो कि ये 2 लड़के थे, ये पाकिस्तान को हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस लीक करते थे और इन्होंने पंजाब, हिमाचल और जे.एंड.के से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इंफॉर्मेशन है ये इन्होंने वहाँ लीक की थी। ये सीधे तौर से आईएसआई से इन टच में थे और ये स्पेशली जो हमारा पहलगाम अटैक होता है उसके बाद आईएसआई इनको एक्टिव करती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनको ज़्यादा एक्टिव करती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके भेजो। तकरीबन 1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन भी इनको हुई है इस काम के बदले में। पिछले कुछ दिन में 11 पाकिस्तानी जासूस इन्फॉर्मर्स पकड़े जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग पाक एम्बेसी के कांटेक्ट में आने के बाद जासूसी करने लगे। इसके सबूत मिले हैं। जासूसी आरोप में अरेस्ट की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान के अफसर दानिश के संपर्क में थी। दानिश के साथ उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। पाक हाई कमीशन में होने वाली पार्टियों में उसे अक्सर बुलाया जाता था और इसके वीडियोज उसने खुद ही यूट्यूब पर पोस्ट किए थे। ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के एक और सरकारी कर्मचारी के साथ तस्वीर सामने आई। तस्वीर में ज्योति के साथ जो शख्स दिख रहा है वो पाकिस्तानी एम्बेसी का कर्मचारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी में केक काटा गया था। इस केक को एम्बेसी में यही कर्मचारी लेकर गया था। पुलिस अब ज्योति के गैजेट्स की जांच कर रही है। कल भी पुलिस ने ज्योति के घर पर कुछ पूछताछ की थी, छानबीन की थी। ज्योति के कुछ कपड़े पुलिस अपने साथ ले गई है। लैपटॉप और मोबाइल पहले ही जब्त हो चुका है। ज्योति के फादर ने कहा कि पुलिस घर आई थी, ज्योति के सामान की जांच की थी, लेकिन उन्हें जरा भी नहीं मालूम कि ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों के संपर्क में कैसे आई, कब आई। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जाना। मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने जो काटने थे काटे और चले गए। लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। यूट्यूबर ज्योति कई बार पाकिस्तान गई थी। उसके हर ट्रिप का खर्चा आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार ने उठाया था। एयर टिकट से लेकर 5 स्टार होटल में ठहरने तक का पूरा इंतजाम पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस सरगोधा एयरबेस को हमारी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है, उस सरगोधा एयरबेस का दौरा भी ज्योति मल्होत्रा ने किया था। इसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें ज्योति पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर की पत्नी के साथ दिखाई दे रही है। तो एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जासूसों के रिक्रूटमेंट का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे अफसर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसलिए अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी एम्बेसी को बंद करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब कोई लिंक नहीं बचा तो इस हाई कमीशन की रस्म अदायगी को भी खत्म कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसको बंद कर देना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान से अब कोई लिंक तो है नहीं और वो हमेशा जो उनकी हाई कमीशन है वो डेन ऑफ एस्पॉयनेज है, वो यही काम करते हैं और वो यंग लड़के लड़कियों को देखते हैं किसको पैसे का लालच है, कौन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये आईएसआई की पुरानी चाल है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, वो अपने लोगों के साथ भी पाकिस्तान में यही करते हैं। मैं पाकिस्तान टीवी के वीडियोस भी काफी देखता रहता हूँ उनके सोशल मीडिया में। तो जो भी वहाँ कोई भी मीडिया वाला है जिसको जो आईएसआई की लाइन टो नहीं करता है, उसको वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि आईएसआई ने उठा लिया और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। पाकिस्तान की हरकतें शुरू से ही सस्पेक्टेड रही हैं, संदिग्ध रही हैं। पूरी दुनिया को इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की ज़मीन आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी एम्बेसी का इस्तेमाल, अपने हाई कमीशन का इस्तेमाल जासूसी के लिए करता है। ये हमारे लिए और बाकी देशों के लिए भी चौंकाने वाला है।
सब देशों को इस घटना के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी एम्बेसीज पर, हाई कमीशंस पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। हो सकता है भारत भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अफसरों की करतूतों के सबूत दुनिया को दिखाए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं कर लेना चाहिए। थोड़े से पैसे के लालच में ये लोग किस कदर बिक जाते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन एक और मुश्किल है, अब हमारे देश में कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे उन्हें पाकिस्तान में वाहवाही मिल रही है। राहुल गांधी आजकल पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस में छाए हुए हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला देकर सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने पूछा है कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी एयरफोर्स के कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए। असल में राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एस जयशंकर का एक वीडियो रीट्वीट किया था और कहा था विदेश मंत्री मान रहे हैं कि सरकार ने आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक से पहले पाकिस्तान को हमले की जानकारी दे दी थी। राहुल गांधी का दावा है कि हमले से पहले दुश्मन को जानकारी देना क्राइम है। अब सरकार को बताना चाहिए इस गलती की वजह से एयरफोर्स ने कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी ने आज ये सवाल एक बार फिर एस जयशंकर से किया। लिखा, विदेश मंत्री चुप हैं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। इसलिए वो फिर पूछेंगे कि हमारी एयरफोर्स ने कितने विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में पता था। राहुल गांधी ने यह लिखा कि यह कोई भूल नहीं थी, यह एक अपराध था और इस देश को सच्चाई जानने का हक है। जैसे ही राहुल गांधी ने सरकार पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने उसे हाथों हाथ लिया। पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में छा गया। भारत के कायदे इस इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वजीर खारजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर खारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है कि यह महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय फिजाइया ने कितने तैयारे खोए, राहुल गांधी का एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल। राहुल गांधी ने कहा, जयशंकर की खामोशी मायने खेज और काबिल मसम्मत है। कौम को बताया जाए कि पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। पाकिस्तान को हमलों से कबल बताना भी जुर्म है। आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के स्टैंड के साथ खड़े हैं, राहुल के सवालों को जायज़ बता रहे हैं। हालांकि इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के नेताओं ने एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाए, राहुल गांधी के आरोपों का जिक्र किया, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान को इस बारे में जानकारी दी थी। जो बात विक्रम मिस्री ने कही, असल में एस जयशंकर ने वही बात कही थी। कांग्रेस के नेता एस जयशंकर के बयान की जिस क्लिप को सर्कुलेट करके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Murid-ke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए एस जयशंकर के इसी बयान पर सवाल उठाए। इस रुख पर आर्मी के अफसर हैरान हैं।
आज आर्मी एयर डिफेंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकोन्हा ने कहा, अगर पाकिस्तान को पहले से पूरी जानकारी होती तो क्या लश्कर और जैश के ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकवादी मरने के लिए बैठे थे? For any conflict to be successful, a surprise is the greatest element. And the very fact that, we got 100 terrorists, if not more, in their respective places where the camps were. I mean, that itself gives you an answer. If this was so clearly enunciated before that I'm coming and I'm going to target your terrorist camps, then they would have been empty. That we got big names. Big names in the terrorist, Pak terrorist hierarchy only tells you that the matter of surprise was at its highest. And I think that's the way I would, that's the takeaway, that, if there was any pre-information and also telling somebody that you're coming for the terrorist camps, then they would have been empty. मैं हैरान हूं, राहुल गांधी को यह बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि हम आपके घर में घुसे, हमने मिलिट्री को या फिर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। जब अमेरिका ने एबटाबाद में हमला करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था तो उन्होंने भी काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भी हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और दूसरी बात, क्या कोई सपने में भी ये सोच सकता है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान को एडवांस में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी फौज हमला करने आ रही है, तुम तैयार हो जाओ? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, जब हीरो विलन को एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है, ठाकुर तैयार रहना, मैं तेरे सीने में गोलियां उतारने आ रहा हूं। राहुल गांधी से कोई ये पूछे, अगर पाकिस्तान को पहले से पता था कि हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करने वाली है तो उन्होंने बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी अड्डों पर अपने दहशतगर्दों को क्या कटने मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या वो अपनी चीथड़े उड़वाने के लिए सज धज कर वहां बैठे थे? वो भाग क्यों नहीं गए? इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस तरह की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पहले भी उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, नुकसान उठाया था। आजकल पब्लिक सब कुछ देखती है, पब्लिक सब कुछ जानती है और पब्लिक ये भी देख रही है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया के तमाम देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे भी प्रॉब्लम है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी थोड़ी बहुत कांग्रेस के साथ है। इन पार्टियों का कहना है कि सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में उनके नेताओं का नाम पार्टी से पूछे बगैर क्यों डाला? जो 7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में भारत का पक्ष रखने जाएंगे, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन उन्होंने डेलीगेशन में जाने से इनकार कर दिया है। और इसके बाद आज ममता बनर्जी ने कहा उनकी पार्टी भारत सरकार के इस प्रयास के साथ है। उन्होंने डेलीगेशन का बॉयकॉट नहीं किया है, लेकिन डेलीगेशन में किस पार्टी की तरफ से कौन जाएगा, इसका फैसला सरकार को पार्टी हाईकमान से पूछकर करना चाहिए। Nowadays, the system is they don't inform the mother party. They only inform the parliamentary party. But parliamentary party only works for the parliamentary session. But they cannot take a policy decision. So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them
It is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. यही शिकायत कांग्रेस ने की है। कांग्रेस को शशि थरूर के नाम पर आपत्ति है। सरकार ने अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राजील, कोलंबिया जैसे देशों में भेजने के लिए जो 7 डेलीगेशन बनाए हैं, उनमें से एक की कमान शशि थरूर को दी गई है। लेकिन कांग्रेस को एतराज है कि उसने जिन 4 लोगों के नाम दिए थे, उन्हें छोड़कर केंद्र सरकार ने शशि थरूर को क्यों चुना, जबकि उनका नाम तो दिया ही नहीं गया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन शशि थरूर ने कहा यह काम पार्टी का नहीं, देश का है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात करना देश का अपमान करना है। बेहतर होता कांग्रेस के नेता फोन करके उनसे पूछ लेते तो वो उन्हें भी समझा देते। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation. The party is completely entitled to its opinion. Clearly, this being a government delegation, the government had its own opinion as to who they felt appropriate. And I'm very, I must say, unaware of any further contacts between the government and my party. And I think you should ask those concerned. As far as I'm concerned, I was asked. Certainly when the nation needs my services, I am available. And I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि सरकार ने शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल क्यों किया। मुझे लगता है उल्टा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि उन्होंने शशि थरूर का नाम रेकमेंड क्यों नहीं किया। सारी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया के केस को कैसे आर्टिकुलेट किया। एक से एक 30 मार खां शशि थरूर से सवाल पूछने आए, लेकिन शशि ने अपनी ब्रिलियंस से सबको चुप करा दिया। मैंने शशि थरूर को कॉलेज के दिनों में एक एक्सीलेंट डिबेटर के तौर पर देखा है। डिप्लोमेसी की दुनिया में भारत की विदेश नीति को डिफेंड करते देखा है। पार्लियामेंट में बड़ी डिग्निटी के साथ अपने आर्गुमेंट रखते हुए देखा है। ऐसे लीडर का नाम कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया, ये बात सबको समझ आती है। मुझे तो लगता है कि शशि थरूर की इंग्लिश पर कमांड, उनकी ब्रिलियंस और उनके आर्टिकुलेशन से कांग्रेस के कुछ नेता जलते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ करूंगा। उनका अंदाज निराला है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की धुलाई की है, उसे बरसों तक याद किया जाएगा। और जब शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे, आतंकवाद से आईएसआई के रिश्तों को जग जाहिर करेंगे, तो इससे भारत मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकवादियों और उनको सपोर्ट करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। शोपियां में एसओजी और सीआरपीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। एसओजी और सीआरपीएफ को ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 43 लाइव कार्ट्रिजेस और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इन दोनों दहशतगर्दों से पूछताछ की जा रही है, उनका इंटरोगेशन हो रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें हथियार कैसे मिले, सीमा पार से हथियार कश्मीर में कैसे पहुंचे और जम्मू कश्मीर में वो कौन लोग हैं जो इन दहशतगर्दों के मददगार हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद देश की सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है। शोपियां में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी इसका सबूत है। सिक्योरिटी एजेंसीज इसी तरह काम करती रही तभी संभव होगा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को पूरी तरह से सफाया हो जाए। सुरक्षा एजेंसीज ऐसे ही एक्टिव रहें, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहुदा बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के माफीनामे को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति से इस तरह के घटिया बयान की उम्मीद नहीं की जाती।
इसलिए माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठित की है। असल में विजय शाह अपने खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। यहां लेने के देने पड़ गए। विजय शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा यह कैसी माफी है? आप पब्लिक फिगर हैं, आप जब बोलते हैं तो शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने का एक मतलब होता है, कभी कभी मुसीबत से बचने के लिए आर्टिफिशियल माफी मांगी जाती है और कभी कभी मगरमच्छी आंसू बहाए जाते हैं। इसलिए हम माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा पूरा देश विजय शाह पर शर्मिंदा है। ये विजय शाह पर निर्भर है कि वो खुद को कैसे सुधारते हैं। इसके बाद कोर्ट ने विजय शाह के केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। इसमें 3 आईपीएस अफसर होंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और इनमें एक महिला अफसर भी होगी। कोर्ट ने कहा अदालत इस मामले पर बारीकी से नजर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। इस मामले में सुमोटो एक्शन लेकर हाई कोर्ट ने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने माफी रिजेक्ट करके एसआईटी बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब मुझे लगता है कि बारी मध्य प्रदेश की सरकार की है, बीजेपी की है कि वो एक्शन लें। विजय शाह जैसे व्यक्ति को मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।